जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2013 के वीडियो एनालिसिस में। तो देखिए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल। अब देखिए इंडियन कोल वाला क्वेश्चन हमने CSE 2019 में देखा था, तब मैंने ये क्वेश्चन आपको वहीं पर कवर करा दिया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हाई ऐश कंटेंट, लो सल्फर कंटेंट एंड लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए लो सल्फर कंटेंट एंड हाई ऐश कंटेंट, और यहाँ पे जो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर दोस्तों ये हाई है, यहाँ पे लो नहीं है, तो ये यहाँ पे गलती कर दी, एग्जामिनर ने ट्रैप सेट किया था। अब देखिए यहाँ पे 1500 डिग्री के करीब जो है हमारा ऐश फ्यूजन टेम्परेचर होता है हमारे इंडियन कोल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 2 ओनली। देखिए सीधा सीधा ये जो प्रॉपर्टीज है याद रख लीजिए, आगे चल के अगर क्वेश्चन भी बनेगा तो इसी के आसपास जो है यहाँ पे चीज़ें घूमेगी। अब यहाँ पे हम जो कंफ्यूज कहाँ हो सकते हैं, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि लो सल्फर कंटेंट है या हाई सल्फर कंटेंट है। तो देखिए यहाँ पे लो सल्फर है, हाई ऐश कंटेंट एंड हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 2। ठीक है, तो ये इंडियन कोल के बारे में क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैटेराइटिक सॉइल। देखिए सॉइल टाइप के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ज्योग्राफी के मास्टर वीडियो सेशंस में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे ट्रैप क्या है, वही सेम है, कहता है दे आर जनरली रेड इन कलर। देखिए जनरली रेड इन कलर, ऐसा नहीं कहा कि एनी टाइम वो रेड होता है। ठीक है, जनरली। ठीक है, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटेश। मैंने आपको बताया था न्यूट्रिएंट जो है वो गलत देंगे हर बारी, और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक गलत है, दे आर पुअर इन नाइट्रोजन पोटैश। ठीक है, ये पुअर है। ठीक है, दे आर वेल डेवलप। देखिए वेल डेवलप इन राजस्थान एंड यूपी, गलत। ठीक है, लैटेराइटिक सॉइल वेल डेवलप नहीं है राजस्थान एंड यूपी में। ठीक है, एंड टैपियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दिस सॉइल, ये यहाँ पे सही है। अब देखिए दोस्तों कौन से रीजन में देखिए ये सॉइल मिल जाती है, तो ये सॉइल मिल जाती है दोस्तों हमारे ईस्टर्न घाट वाले रीजन में। ठीक है, ईस्टर्न घाट वाले रीजन में, राजमहल हिल्स, याद करिए ईस्टर्न इंडिया में राजमहल हिल, विंध्याज में, सातपुड़ा के आसपास, मालवा प्लेटू के आसपास, वेस्टर्न घाट की मार्जिन पे, ईस्टर्न घाट्स की मार्जिन पे ये जो हमें लैटेराइटिक सॉइल मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टैपियोका एंड कैशू के साथ साथ देखिए यहाँ पे टी, कॉफ़ी, रबर, ठीक है, कोकोनट, अरेका नट, ऐसे जो प्लांट्स यहाँ पे लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले प्लांट भी यहाँ पे लिए जाते हैं। और ये जो रेड कलर होता है ये किस वजह से होता है दोस्तों, ये ड्यू टू रिच इन बॉक्साइट और फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये फेरिक ऑक्साइड जो है इसके वजह से रेड कलर होता है। ये क्वेश्चन हमें CDS में देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 हट गया, 3rd हट गया, बचा क्या हमारा 1 और 4 इज द करेक्ट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये लैटेराइटिक सॉइल। नेक्स्ट देखिए अभी, तो देखिए दोस्तों ये आपके सामने NCERT का मैप है, तो इसे समझिए। देखिए ये रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, लैटेराइटिक सॉइल। अब देखिए लैटेराइटिक सॉइल कहाँ पे, ये देखिए राजमहल हिल, ईस्टर्न घाट वाला रीजन थोड़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये वाला रीजन मालवा, उसके बाद देखिए ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन, फिर देखिए रेड एंड येलो सॉइल ये यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एरिड सॉइल है हमारी, ये देखिए फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है। उसके बाद ये जो यहाँ पे है ये हमारी कौन सी है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल इसे कह सकते हैं। और ये पूरा हमारा अलुवियल सॉइल है जो कि गंगा रिवर, इन रिवर्स के जो है एरिया में बनता है। तो ये मैप थोड़ा सा याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था हमें, लैटेराइटिक सॉइल इज़ वेल डेवलप इन यूपी एंड राजस्थान। तो देखिए यहाँ पे लैटेराइटिक सॉइल है ही नहीं। ठीक है, तो वेल डेवलप है ही नहीं। तो इस तरीके से देखिए मैप थोड़ा याद रखेंगे। और देखिए NCERT के सारे मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो जब भी आप NCERT रिवाइज करोगे मैपिंग पे यहाँ पे खासा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, नेचुरल गैस ऑकर इन द गोंडवाना बेड्स, माइका ऑकर्स इन द अबंडेंस इन कोडरमा एंड धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए दोस्तों यहाँ पे, नेचुरल गैस ऑकर्स इन द गोंडवाना बेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए माइका ऑकर्स अबंडेंस इन कोडरमा एंड धारवाड़ इज फेमस फॉर पेट्रोलियम। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्टली हमारा जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिसमें माइंस मिनरल ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट गलत है दोस्तों। जो गोंडवाना बेड है हमारा ये नेचुरल गैस के लिए फेमस नहीं है, कोल फील्ड्स के लिए फेमस है। माइका देखिए दोस्तों ये कोडरमा एक झारखंड में माइन है, यहाँ पे अबंडेंस में मिलता है, सही है। और धारवाड़ इज फेमस फॉर पेट्रोलियम, ये गलत है दोस्तों। धारवाड़ जो रीजन है यहाँ पे आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे जो रिजर्व्स हमें देखने को मिल जाते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया, आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, बाकी देखिए अब ये 2 स्टेटमेंट गलत है, आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 2 ओनली इज द करेक्ट। अभी जो माइका है दोस्तों इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, वर्ल्ड का 60% के करीब करीब प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होता है। और अगर हम माइका के कंटेक्स में यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश 40% प्रोड्यूस करता है,
ठीक है, राजस्थान कुछ 20-21% के करीब, एंड देन हमारा उड़ीसा। तो देखिए आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तो ये रैंकिंग थोड़ा हम याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे रैंकिंग हम थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द खरीफ क्रॉप। याद करिए 2023 में हमने क्वेश्चन देखा था नाइजर सीड वाला कि इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉटन, ग्राउंडनट, राइस एंड वीट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सिंपली जो है वीट हमारा ये रबी क्रॉप है। यहाँ पे देखिए ट्रैप भी 4th में ही सेट हुआ है, 4 हटा दीजिए, बचा 2, 3 एंड 1, 2, 3, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस। तो देखिए दोस्तों ये तीनों के तीनों जो है हमारे खरीफ क्रॉप में आते हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप जो होते हैं यहाँ पे देखिए जून जुलाई में इनकी सोविंग हो जाती है, ये होते हैं हमारे खरीफ क्रॉप। यहाँ पे देखिए अरहर जो है, ठीक है, अरहर, सनफ्लावर, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें जो है ये भी हमारे जो है खरीफ क्रॉप में आते हैं। यहाँ पे देखिए वीट के साथ साथ यहाँ पे याद रखिए बार्ले, ठीक है, रेपसीड, उसके बाद मस्टर्ड और सैफफ्लावर। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ये हमारे रबी क्रॉप में आते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली मैं एनसीईआरटी से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा खरीफ और रबी क्रॉप हमने देखा। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 1, 2, 3 इज द करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3 इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आंसर आ गया हमारा सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड पीपल यूज टू बी ए नोमैटिक हर्डर्स, ठीक है। तो अबाउट डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन बहुत टफ है दोस्तों, क्योंकि इतने छोटे एक्सप्लेनेशन पे हमें पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। फिर भी देखिए अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। आगे चल के अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है इस स्टेटमेंट के ऊपर कि क्लाइमेट एक्सट्रीम है, रेनफॉल बहुत कम है एंड पीपल यूज टू बी ए नोमैडिक हर्डर, तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों इसका सेंट्रल एशियन स्टेपीज, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा सेंट्रल एशियन स्टेपीज। तो क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम और चीज़ें देखना चाहें, यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रेयरीज जो है, ठीक है, ये हमारे अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, इन्हें ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ये एनसीईआरटी में मेंशन है हमारे, ठीक है। उसके बाद देखिए साइबेरियन टुंड्रा, ये देखिए दोस्तों ये जो टुंड्रा रीजन है हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए फेमस है, हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए फेमस है, ठीक है। तो अगर टुंड्रा के ऊपर आता है कि क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज कैंटी एंड पीपल यूज टू बी अ हंटर एंड गैदरर, तो ये साइबेरियन टुंड्रा रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ही हमारे काम का था। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। क्या कहता है इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर, ठीक है, मतलब जिसने कर्जा लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है यहाँ पे कि इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर। अब देखिए डेटर यानी कि जिसने कर्जा लिया है, और बॉन्ड होल्डर कौन होता है दोस्तों, ये क्रेडिटर होता है, यानी कि कर्जा इसने दिया है, ठीक है, ये कर्जा इसने दिया है, ठीक है। तो अब दोनों में से देखिए एक ही चीज़ यहाँ पे सही होगी, या तो जिसने कर्जा लिया है उसे बेनिफिट करता होगा, या तो किसने कर्जा दिया है उसे बेनिफिट करता होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए एक चीज़ को भी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, इसका आंसर आएगा कि इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेटर, ठीक है। अब एक मैं यहाँ पे आपको जो है सीधा यहाँ पे जो है समझा के बताऊँगा, ठीक है। देखिए जो लेंडर होता है, मतलब जो पैसा देता है, वो इन्फ्लेशन की वजह से सफ़र करता है, और जो बोरोवर होता है, ठीक है, जो बोरोवर होता है वो यहाँ पे बेनिफिट में होता है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, लेंडर जो है सफ़र करता है और बोरोवर जो यहाँ पे बेनिफिट में होता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे आंसर आ गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है यहाँ पे 1 ओनली, ठीक है, 1 ओनली इज द करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहना चाहता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। अब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो हो जाती है जीरो, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है, मतलब अभी मैं समझाता हूँ। अब देखिए एक खेत है, ठीक है, वहाँ पे 10 लोग काम के लिए लग रहे हैं, और वो 10 लोग जो है काम यहाँ पे 10 दिन में फिनिश कर रहे हैं। अब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, यहाँ पे 15 लोग इसी सेम खेत में काम कर रहे हैं और वो 10 दिन में ही चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। मतलब ये जो +5 यूनिट जो यहाँ पे लेबरर का है, इनकी जो फिजिकल प्रोडक्टिविटी है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ये कितनी है, जीरो। मतलब एडिशन ऑफ पीपल, इसके वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तो उनका जो एडिशन होगा वो जीरो ही रहेगा, मतलब कोई ना फायदा होगा ना नुकसान, वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये जो है आप याद रखेंगे, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो जीरो होती है, ठीक है, जो होती है जीरो, ठीक है। ये मेनली देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें देखने को मिलता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये चीज़ें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, जो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट है, ऑप्शन देखते हैं 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 3, ठीक है। थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन। सिंपल सी बात कह रहा है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर जो है कम्युनिकेट करेगा।
यूनियन मिनिस्टर शुड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही बात है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ सेंटर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, एकदम सही है। नहीं, पार्लियामेंट नहीं है यहाँ पे, क्या है, ओनली लोकसभा के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है। देखिए आ गया दोबारा पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला क्वेश्चन, ठीक है, कितने बार रिपीट हुआ है आप ही ढूंढिए, यहाँ पे 8 से 10वीं बार हो गया होगा रिपीट है। देखिए दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है कि यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, एंड थर्ड जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट अबाउट प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दोस्तों 2 एंड 3 इज द करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे गलत है, क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोकसभा। तो देखिए कैसे यहाँ पे माइनर चेंजेस करके गलत स्टेटमेंट फ्रेम किया गया है। आगे देखते हैं, 3 स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब पंचायत शुड बी असाइन विद द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, पॉजिटिव बात कह रहा है, ठीक है, कि ग्रास रूट डेवलपमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड बात कह रहा है। कहता है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए जो हमारी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है 7th शेड्यूल में, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। फिर देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, एनडीसी इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। देखिए दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। अब जैसे कि एनडीसी और प्लानिंग कमीशन दोनों तो खत्म हो चुके हैं, बट देखिए एनडीसी जो है ये एडवाइस करती है प्लानिंग कमीशन को, ये कोई इसका ऑर्गन यहाँ पे नहीं है। देखिए ऑर्गन ऑफ गलत हो गया। सेकेंड हमारा एब्सोल्युटली सही है, यहाँ पे इकोनॉमिकल एंड सोशल प्लानिंग जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में ही आता है। और थर्ड भी हमारा सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है कि पंचायत जो है यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान्स और ये सारी चीज़ें बनाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट में ये सारी चीज़ें जो हमारी कवर है, ठीक है, ये हमारी कवर है। और ये जो प्लान्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देखिए 11th शेड्यूल में टोटल 29 सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, 29 सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 एंड 3 इज द करेक्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या है, बी, 2 एंड 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, 2 स्टेटमेंट है, 2 है या 3 है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट हमें पहचानना है। कहता है while the nominated member of 2 houses of parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of vice president, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर को जो है चांस मिलता है वोटिंग का, बट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं मिलता है। एकदम करेक्ट बात है दोस्तों, ये डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत में मेंशन है, ठीक है, ये डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत में यहाँ पे मेंशन है। द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चेयरमैन जो है ये वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यहाँ पे बनते हैं, तो ये यहाँ पे मेंबर नहीं है राज्यसभा के, बट जो डेप्यूटी चेयरमैन है ये यहाँ पे मेंबर होते हैं। देखिए कैसे यहाँ पे दोनों चीज़ों को मिक्स करके यहाँ पे जो है बना दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो चेयरमैन मेंबर नहीं है, बट डेप्यूटी चेयरमैन यहाँ पे एब्सोल्युटली मेंबर होते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 2 ओनली, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा चूजेज द डेप्यूटी चेयरमैन अमॉन्ग्स इट्स मेंबर, तो मेंबर अपने बीच में से यहाँ पे जो डेप्यूटी चेयरमैन को सिलेक्ट करते हैं। बाकी देखिए ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका इलेक्टोरल कॉलेज इसमें कौन होता है, ठीक है, इम्पीचमेंट में कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने ऑलरेडी PYQs में कवर किया है, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। इम्पीचमेंट में कौन होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन होता है, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है 2 ओनली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू नालसा। नालसा देखिए 2023 के मेंस में भी आया है, 2020 के प्रीलिम्स में भी आया है, याद करिए, इनकम वाला क्राइटेरिया पूछा था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ये जो है ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के अंदर बना था, ठीक है, मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव, एम, फंक्शन क्या कह रहा है, प्रोवाइड द फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखिए आर्टिकल 39A में मेंशन है, इट इशू द गाइडलाइंस फॉर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द, देखिए गाइडलाइन इशू कर रहा है, कितना नॉर्मल सी बात कर रहा है। देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी से रिलेटेड है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। और बाकी देखिए ये फ्री लीगल एड, लीगल अवेयरनेस, लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करना। यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्री लीगल एड सर्विस देखिए वुमेन एंड चिल्ड्रन को दिया जाता है, डिसेबल जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें दिया जाता है, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, और जो विक्टिम्स है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, एंड पर्सन विद द एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, ठीक है, लेस देन 1 लाख जो है इन्हें यहाँ पे जो है फ्री में सर्विस दी जाती है। इसका डिटेल क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 2020 प्री में देखा है, और वहाँ पे भी हमने बेसिक्स यहाँ पे कवर किया था। यहाँ पे आंसर है हमारा सी, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 72, द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस बाय मीटिंग ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इन द स्काई।
लाइटनिंग दैट सेपरेट द निम्बस क्लाउड, ठीक है। उसके बाद क्या है, वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर एंड वाटर पार्टिकल। अब देखिए दोस्तों, ये जो तीनों के तीनों जो है ना, ये रीजन है, ठीक है, रीजन ऑफ थंडरस्टॉर्म। तो ये कॉजेस है हमारे थंडरस्टॉर्म के, मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, लाइटनिंग दैट सेपरेट द निम्बस क्लाउड, वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस बाय, तो ये थंडर की बात कह रहा है। तो यहाँ पे ये साउंड की बात कह रहा है, ना कि थंडरस्टॉर्म की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीनों इसके जो है रीजन नहीं है साउंड के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये रीजन है, थंडरस्टॉर्म क्यों हो रहा है इसके रीजन है, याद रख लीजिए। अगर आगे चल के मेंस में भी क्वेश्चन आता है तो मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इन द स्काई, लाइटनिंग दैट सेपरेट द निम्बस क्लाउड एंड वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल, दे आर द रीजन फॉर थंडरस्टॉर्म। बट जो थंडर, यहाँ पे जो आवाज आ रहा है, जो बिजली के कड़कने की आवाज आ रही है, उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पे नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्राइब्स एंड स्टेट। अब देखिए, ऐसा हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था, चांगपा ट्राइब, ठीक है, चांगपा कम्युनिटी जो कि जम्मू एंड कश्मीर की थी। अब यहाँ पे देखिए, लिम्बू ट्राइब, कार्बी, डोंगारिया कोंद एंड बोंडा ट्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी कितने यहाँ पे ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है। जो लिम्बू ट्राइब है ये सिक्किम में है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। जो कार्बी है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं दोस्तों, कार्बी एंगलोंग नाम की जगह भी हमने सुनी है, ये कहाँ पे, ये आसाम में सिचुएटेड है, ठीक है। डोंगारिया कोंड देखिए दोस्तों, ये ओडिशा में सिचुएटेड है, करेक्ट है। एंड बोंडा ट्राइब ये तमिलनाडु में नहीं है, ओडिशा में है। तो ये जितने मैंने आपको यहाँ पे जो करेक्शन बताए हैं ना, ये सारे आप यहाँ पे बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कार्बी ट्राइब आसाम, बोंडा ट्राइब ओडिशा, ठीक है। अब देखिए, सिक्किम में यहाँ पे दूसरी भी एक ट्राइब है, तमांग नाम की ट्राइब, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, और एक ट्राइब यहाँ पे न्यूज़ में होती है, जैसे कि हमने देखा था इरूलाज, ठीक है, इरूलाज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ट्राइब्स जितनी न्यूज़ में आ रही है, जितने हम हमारे बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सारी आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बनता है, ठीक है, क्वेश्चन इनसे बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस एसेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मतलब सबसे ज़्यादा लिक्विड पहले आएगा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कम लिक्विड होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, सेविंग्स डिपॉजिट विद द बैंक एंड करेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अब सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन है इनमें से, सोचिए कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कब होगी आपके पास, जब आपके जेब में होगा रोकड़ा। तो हमारा 4 से स्टार्ट होना चाहिए ऑप्शन। तो देखिए 4 से क्या स्टार्ट हो रहा है, देखिए 4 3 2 1 एंड 4 1 3 2। अब देखिए 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, ये तो कट गए। अब देखिए 4 4, इसके बाद क्या है 3 एंड 1। अब 3 एंड 1 में देखिए सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन है, 3 है सेविंग डिपॉजिट विद बैंक एंड 1 है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सबसे ज़्यादा जो लिक्विड है वो है हमारा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे 4 1, उसके बाद क्या है दोस्तों, 4 1 के बाद यहाँ पे क्या है 3 2। 3 देखिए हमारा क्या है सेविंग्स डिपॉजिट, और सबसे लास्ट में आएगा देखिए टाइम डिपॉजिट। अब चलिए हमें इतना भी पता चल गया कि हाँ करेंसी हमारी सबसे ज़्यादा लिक्विड है। अब लास्ट में देखिए 1 आएगा या 2 आएगा। अब 1 क्या है डिमांड डिपॉजिट और 2 है टाइम डिपॉजिट। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो लिक्विड कम है ये हमारा टाइम डिपॉजिट। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते थे, क्योंकि टाइम डिपॉजिट एक फिक्स टाइम के लिए हम यहाँ पे डिपॉजिट कर देते, तो थोड़ा लिक्विडिटी यहाँ पे कम होती है, ठीक है, थोड़ी लिक्विडिटी यहाँ पे कम होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन तो ये एकदम सेकंड्स में सॉल्व होना चाहिए। परचेस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, ये किस लिए होता है, ये वही हमारा इन्फ्लेशन कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर बाय करता है आरबीआई, ठीक है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करता है तो यहाँ पे क्या होगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेने के बाद इन्हें पैसा देना पड़ेगा, और जब पैसा देना पड़ेगा तो यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या है बढ़ेगा, ठीक है। और वही अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पे सेल करता है, सेल करेगा तो बदले में कुछ लेगा, तो पैसा यहाँ पे जो है खींच लेगा, और पैसा खींच लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये बाय एंड सेल वाला गेम ऑलरेडी हमने 2021-22 वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा सी। आई होप ये आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, पीएसएल बाय बैंक इन इंडिया कंस्टिट्यूट द लेंडिंग टू। पीएसएल देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कहाँ पे आपने इसका मेंशन सुना है, देखिए 2023 वाले प्रीलिम्स में एक एमएसएमई वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो पीएसएल नॉर्म है अराउंड 40% पैसा जो बैंक को यहाँ पे कुछ
सेक्टर्स होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, वीकर सेक्शन एंड इन सबको देना पड़ता है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो एजुकेशन, ठीक है, हाउसिंग लोन, इन सब के लिए भी यहाँ पे पैसा दिया जाता है वीकर सेक्शंस को एंड रिटेल ट्रेडर्स को, ठीक है। तो ये याद रखिए, PSL जो है ये बैंकिंग नॉर्म है, लेंडिंग से रिलेटेड, यहाँ पे 40% देने की बात करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया, ठीक है। इंजीनियरिंग, पेपर एंड पल्प, टेक्सटाइल एंड थर्मल, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टफ है, ठीक है, बट अभी हम यहाँ से सीख लेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वाटर कंज्यूम कौन करता है इंडिया में, वो है थर्मल पावर प्लांट। अराउंड 88% जो वाटर कंजम्पशन है ना, वो टोटल यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट को जाता है, ठीक है। जो इंजीनियरिंग है दोस्तों, ये हमारा अराउंड 5% के करीब, ठीक है। पेपर एंड पल्प 2.2% के करीब, टेक्सटाइल 2% के करीब, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, और इन टोटल अगर देखा जाए ना दोस्तों, जो कंजम्पशन ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री कितना कंज्यूम करती है, अराउंड 3%, ठीक है। इस 3% में हमने ये जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, ठीक है। तो इन 3% में यहाँ पे जो है थर्मल पावर प्लांट 88% यूज़ करता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्लियर किया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन द फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, ये विंडो है जहाँ पे यूथ पॉपुलेशन जो हमारी हाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का अगर फ़ायदा लेना है तो हमें स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं, IMR नहीं, हायर एजुकेशन नहीं, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर तो बिल्कुल नहीं। तो देखिए दोस्तों, डेमोग्राफिक डिविडेंड का अगर हमें फ़ायदा लेना है तो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे हमें काम करना पड़ेगा टू इंक्रीज अवर प्रोडक्टिविटी। देखिए बड़ा ही ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री द डांस पोज कॉल्ड एज त्रिभंगा हैज़ बीन फेवरेट ऑफ द इंडियन आर्टिस्ट फ्रॉम एंशियंट टाइम टिल टुडे। तो ये त्रिभंगा का डिस्क्रिप्शन पूछा है यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले तो त्रिभंगा, इसे हम इटिमियोलॉजी जो हमारी टेक्निक है मास्टर वीडियो सेशन में, त्रिभंगा, ठीक है, मतलब कुछ तो भी 3 जगह पे बेंड यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो त्रिभंगा, 1 leg इज बेंट, द बॉडी स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक, बट अपोजिटली कर्व्ड एट द वेस्ट एंड नेक। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों ए। तो त्रिभंगा देखिए यहाँ पे आंसर है ए। बाकी देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, ये बाकी ये तीनों यहाँ पे जो है गलत है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए थोड़ा तो टफ है क्योंकि त्रिभंगा इतना हमें पता नहीं होता, बट अभी पता चल गया कि त्रिभंगा देखिए एक पोज है डांस का जिसमें जो है 1 leg बेंट होता है, बॉडी स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट अ वेस्ट एंड नेक, ठीक है। तो ये पहले के क्वेश्चन थे, अभी तो थोड़े टफ लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनी बेजेंट वाज, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से एक बहुत ही अमेजिंग इंसाइट आपको मिलेगा, ठीक है, एनी बेजेंट से रिलेटेड। कहते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट, करेक्ट, मल्टीपल टाइम्स हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, और थर्ड देखिए दोस्तों यहाँ पे वंस द प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो देखिए ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी देख रखा है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब, 1917 के कलकत्ता सेशन में, ठीक है। फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी वो नहीं थे, अल्दो थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करने में यहाँ पे रोल प्ले किया था। बट जो फाउंडर है यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, ये हमने 2021 के प्री में ऑलरेडी देखा है। यहाँ पे देखिए मैडम ब्लैवेत्स्की एंड कॉलोनल ऑलकॉट, ठीक है, इन्होंने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और इंडिया में देखिए इसका हेडक्वार्टर था अडियार में, ठीक है, अडियार तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। सेकंड गलत है। होम रूल मूवमेंट देखिए इन्होंने 1916 में स्टार्ट करी थी, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। और इसका मद्रास और ऑल ओवर इंडिया में ये फेमस था। तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों हमारा, 1 और 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 80 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद। और हाँ, यहाँ पे एक फैक्ट और रह गया, ठीक है। तो देखिए सरोजिनी नायडू, इन्होंने देखिए 1925 का कानपुर सेशन यहाँ पे जो लीड किया था। और एक देखिए यहाँ पे वुमेन प्रेसिडेंट है नलिनी सेनगुप्ता। तो याद रखिए नलिनी सेनगुप्ता, ये 1933 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था, ठीक है, तो ये वुमेन प्रेसिडेंट्स थे। जब मैंने यहाँ पे स्पेक्ट्रम में और चीज़ें डिटेल में देखी तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। तो देखिए यहाँ पे एनी बेजेंट फर्स्ट, सरोजिनी नायडू एंड देन नलिनी सेनगुप्ता, 1933 कलकत्ता। अभी नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।